नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप डीएनए और एक केले का डीएनए 60% मिलता जुलता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यह बात सच है क्योंकि इंसानों का और केलों का एक ही एंसेस्टर रहा है। अगर आप टाइम में बहुत बहुत पीछे जाएं, मतलब हमारे और एक केले के जो पर 100 मिलियन पर दादा थे वो एक ही थे। इनफैक्ट यह बात सिर्फ केले के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए मौजूद है, हर पेड़ और पौधे, हर एक जानवर के लिए। और अगर आप टाइम में और भी पीछे चले जाएं तो 3.7 बिलियन ईयर्स पीछे चले जाएं तो आपको यह पता चलेगा कि धरती पर मौजूद सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स का एक ही कॉमन एंसेस्टर रहा है। लूका लूका जो हमने नाम दिया है, इसका फुल फॉर्म है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। यह एक सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स था और आज धरती पर जितना भी लिविंग थिंग्स है मौजूद है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, फंगस हो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, हम सब इस एक ऑर्गेनिज्म से ही इन्वॉल्व हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि लूका पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था। धरती पर जिंदा रहने वाला इसमें से पहले भी कई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे हैं होंगे, लेकिन लूका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यह बात इनफैक्ट है कि क्योंकि यही से ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर में लूका जिंदा कैसे हुआ। धरती पर सबसे पहले लिविंग थिंग्स आखिर में लिविंग थिंग्स कैसे बनी, यह सवाल है जिनका आइए समझते हैं इस रहस्य को गहराई से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स की परफॉर्मेंस हुई। यही चीज देखा जाए तो सुनने में काफी अनअवेलेबल लगती है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। यह करीब 200 साल पहले ज्यादातर साइंटिस्ट को यही लगता था। कोई ना कोई लाइफ फोर्स जैसी चीज जो कि हर एक जीव के अंदर मौजूद है, जो इन्हें जिंदा रखने का काम करती है। लेकिन साल 1780 में एंटोनी लेवोसियर ने पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने यह साबित किया था कि शायद लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स इतनी भी अलग नहीं होती है। इन्होंने एक गिनी पिग जानवर को लिया और उसके बॉडी हीट को मापने का काम किया। इन्होंने देखा कि इस जानवर की बॉडी हीट से बर्फ कितनी जल्दी मेल्ट होती है और साथ ही कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यह रिलीज कर पाता है। फिर इन्होंने एक कोयले के टुकड़े को रखकर मेजर किया जो सेम अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज कर रहा था और जिससे उतनी ही बर्फ मेल्ट हो रही थी कि जितनी उस जानवर से हो रही थी। यह देखकर इन्होंने कंक्लूड किया कि लाइफ एक केमिकल प्रोसेस है। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों सेम केमिकल प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग कन्विंस नहीं थे कि उन्हें अभी भी यह लग रहा था कि लिविंग चीजें में कोई ना कोई स्पेशल एनर्जी तो जरूर है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। असल में बात क्या है कि साइंटिस्ट के ऐसा सोचने के पीछे एक बड़ा कारण है। ज्यादातर केमिकल्स कंपाउंड जो लिविंग बींग्स के अंदर पाए जाते थे, जैसे कि फैट्स, प्रोटीन और शुगर, वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर देखने को नहीं मिलते थे। जैसे कि पत्थर, मिट्टी, बाकी और मिनरल्स, वैसे ही यहीं से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जन्म हुआ था। स्कूल में आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। कभी सोच कर देखा है कि ये अलग अलग नाम क्यों है? क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वही है जो इंसानों और लिविंग बींग्स के अंदर पाए जाते हैं, और ज्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का ट्रेनिंग पॉइंट आया साल 1829 में। जर्मन केमिस्ट फ्रीडरिश वेलर ने गलती से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिया था। साइनाइड से इन्होंने यूरिया को सिंथेसाइज किया। इस एक एक्सपेरिमेंट ने सबको चौंका कर रख दिया। यहाँ से लाइफ फोर्स का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ। अब इस पॉइंट पर लोग मानने लग गए थे कि हाँ ठीक है, मान लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को केमिकल रिएक्शन से बनाया जा सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप में कोई लाइफ तो नहीं है, ना वो जिंदा तो नहीं है। तो चीजों के अंदर वो लाइफ कहाँ से आ रही है? इसके लिए लाइफ को डिफाइन करना जरूरी है कि किसी भी चीज के लिविंग होने का क्या मतलब है। क्या जिंदा रहने का मतलब ये है कि हम चल फिर सकते हैं? अगर हाँ, तो इस डेफिनेशन से सारे जानवर तो चल फिर सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे तो चल फिर नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लिविंग बींग्स नहीं है, लेकिन चीजों का सिंप्लीफाई करने की जगह हमें यहाँ पर डिफरेंस समझने जरूरी है। मिस्टेक को आंसर करना है कि कैसे नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग बींग्स में बदल रही है।
पहला डिफरेंस है कॉम्प्लीमेंट। तो लिविंग बींग्स है उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं। नॉन लिविंग चीजों में उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। दूसरा है मेटाबॉलिज्म का, कि हर एक जिंदा चीज जो कि खाने की जरूरत पड़ती है। तीसरा है बाउंड्री का, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आसपास की एनवायरनमेंट से सेपरेट है। एक बाउंड्री के थ्रू हमारी स्किल्स सेल्स एक बैरियर बाहर के एनवायरनमेंट से पेड़ पौधों में उनके सेल्स ये काम करते हैं और रिप्रोडक्शन छोटे से छोटे रेप्लिकेट कर सकते हैं। उनके अंदर मौजूद जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर सकता है और क्राइटेरियाज के आधार पर एक एक करके समझते हैं कि कैसे ऐसे लाइफ फॉर्मेस बन जो इन क्राइटेरियाज पर खरे उतरने लगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी, आखिरकार डीएनए जैसे कॉम्प्लेक्स चीजें कैसे बन गई। दोस्तों आपको पता होगा कि कैसे पहला हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ एक धूल और मिट्टी का बादल हुआ करता था, जिससे सूरज बना और फिर बाद में धरती की फॉर्मेशन हुई। धरती के बनने के बाद कैसे शुरुआत में बार बार बौछार हो रही थी। धरती पर इस एरिया को लेट हेवी बम्बार्डमेंट का समय कहा जाता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमारी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स इन्हीं कमेंट्स और मेटियो से आए थे। इस थ्योरी को पैनस्पेर्मी थ्योरी कहते हैं, जिसके अनुसार लाइफ की शुरुआत धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में हुई। में कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब लगता है, लेकिन आज के दिन हमारा इसके पास ठोस सबूत है। यह हमें पता चलता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से करोड़ों अरबों मील दूर जो स्टार और गैलेक्सीज हैं, उनसे जो आने वाली रोशनी है उसका एक स्पेक्ट्रम बनता है, जिसे हम एनालाइज करते हैं केमिकल कंपोजिशन पता करने के लिए। 1930 में जब साइंटिस्ट ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हमारी गैलेक्सी के धूल और बादलों को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि एक्चुअली में इनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। शुरू में मिथाइल और साइनाइड जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स की खोज हुई। बाद में जैसे जैसे टेलीस्कोप एडवांस बनते गए तो हमने पाया कि अमोनिया, वाटर, फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स भी स्पेस में मौजूद। न्यूट्रियन B2 क्लास जो धरती में 25,000 लाइट ईयर्स दूर है, इनमें से एक मॉलिक्यूल्स मिले जिसमें क्लियरिटी देखी गई। धरती पर पाए जाने वाली लाइफ की क्लियरिटी एक बुनियादी पहचान है, क्योंकि अमीनो एसिड, आरएनए और डीएनए में भी क्लियरिटी देखने को मिलती है। साइंटिस्ट जेम्स लवलॉक ने इसी को लेकर कहा था कि यूनिवर्स एक बड़े वेयर हाउस की तरह है, जहां पर लाइफ के लिए जो भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए वो सभी अनेबल हैं। रॉ मटेरियल से धरती पर और कॉम्प्लेक्स चीजें कैसे फॉर्म हुई, इसके लिए आता है प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेरियंस। इस थ्योरी के अनुसार धरती पर एक गर्म से तालाब में इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक रिच मिक्सचर रहा होगा। इसमें बिजली पड़ी, वोल्केनिक से आने वाली धरती पर गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से लाइफ को एक किक स्टार्ट मिल पाया। लाइटिंग स्टार्ट्स द केमिकल सूट एट द राइट प्लेस, इलेक्ट्रिसिटी चैनल को टू क्रिएट। लेकिन क्या सही में ऐसा हो सकता है कि इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट साल 1953 में हुआ। मिल और हेरोल्ड यूरे ने द्वारा इन्होंने एक 5 लीटर का एक बड़ा सा गिलास का, इसमें अमोनिया गैस भरी, मीथेन गैस भरी और वाटर वेपर इस गिलास कंटेनर के अंदर। अब इन्होंने बिजली के कुछ स्पार्क्स डाले जैसे कि कंडीशंस रही होगी। मिलियन साल पहले और कुछ हफ्तों तक ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने एक बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखी। इन गिने चुने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। यह है यहाँ पर रेप्लिकेशन का। इसके लिए एक थ्योरी है जिसे क्लो मिनरल हाइपोथेसिस थ्योरी कहा जाता है। क्लो जो चिकनी मिट्टी है उसके 4 सरफेस प्राइमरी ऑर्गेनिक मिनरल्स को जोड़े रखने के लिए और उनके बीच होने वाले रिएक्शन की स्पीड को तेज करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। धीरे धीरे यह माना जाता है कि ऑर्गेनिक मिनरल्स की एक बड़ी चेन बनी, जिसे हम आरएनए कहते हैं। तीसरी क्राइटेरिया यहाँ पर है बाउंड्री मिनरल्स बन रहे हैं। आरएनए बन रहा है, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म कब बने? जब हमें आसपास की एनवायरनमेंट से अलग होने लगे। इस चीज को इमेजिन करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। कोई इसका एक अच्छा एग्जांपल आपको अपने घर में ही मिल जाए। तो जब आप हाथ धोने की एक्टिविटी कर रहे हो तो 100 मिनरल्स आकर आपके हाथ में मौजूद गंदगी को, डर्ट को अपने साथ चिपका लेते हैं और साथ ही पानी में बह जाते हैं। तो यहाँ पर एक सेल स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ से बाहर की कोई चीज अंदर नहीं आ सकती है। तो इसलिए इन्हें
प्रोटोसेल्स कहा जाता है। यहीं से जन्म हुआ एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जो बाद में जाकर लिविंग बींग्स बन रहा है। लेकिन इन सब में यह कहना गलत नहीं होगा कि हम सब स्टार डस्ट के बने हैं। जितनी भी चीजें हमें चाहिए बनने के लिए वो सब स्पेस से आई हैं।